Hello coders, welcome to this new session of Hour of Code. I am your mentor Shubham Tripathi. So let's move forward. Today we'll be talking about the evolution of language. Evolution of language means कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे इवॉल्व हुआ, और फिर बात करेंगे कुछ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म के बारे में, मतलब कुछ प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजीज के बारे में जो आज अलग अलग लैंग्वेज ने अडॉप्ट कर रखी है। तो अब जैसे जानते हैं जो भाषा हम आज के 1000 साल पहले बोलते थे उसको उसी फॉर्मेट में नहीं बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भाषाएं एवोल्यूट होती रहती हैं, उसमें नए शब्द नए टेक्निक्स जोड़ के हम उसको एवोल्यूट करते रहते हैं, मतलब उनको चेंज करते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि जो शब्द आज हम यूज़ कर रहे हैं मे बी वो शब्द 500 साल पहले ना रहे हो। ठीक है, तो हर चीज़ का एवोल्यूशन होता है, उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी एवोल्यूशन हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो अभी देखो शुरुआत हुई थी लो लेवल लैंग्वेज से। ठीक है, शुरुआत हुई थी लो लेवल लैंग्वेज से, और आज जो भी प्रोग्रामिंग हम करते हैं जिन लैंग्वेजेस में करते हैं उनको हम हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। तो ये जैसा आप देख रहे हो लो लेवल लैंग्वेजेस ये 60s 70s के टाइम में होता था। तो उस समय प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको मशीन आर्किटेक्चर से अवेयर होना होता था। कहने का मतलब है जो इंटरनल आर्किटेक्चर होता है मशीन का, जो सीपीयू होता है उसमें जो हार्डवेयर्स कैसे असेंबल होते हैं वो कैसे ऑपरेट करते हैं, इसकी नॉलेज आपको होनी जरूरी होती थी। बट अभी क्या है, अभी हाई लेवल लैंग्वेजेस में सारी प्रोग्रामिंग शुरू होती है, सारी प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस में करी जाती हैं, जो कि पाइथन, विजुअल बेसिक, जावा, C++ है। तो इसमें हमें आर्किटेक्चर की नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। अब लो लेवल लैंग्वेजेस जो होते थे वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते थे मशीन से। सपोज करो ये आपका मशीन है, ठीक है, और आपने कोई लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की, तो बीच में कोई इंटरफेस नहीं होता था, बीच में कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता था उसको कन्वर्ट करने के लिए मशीन कोड में। मशीन कोड जो है वो बेसिकली बाइनरी कोड्स ही होते हैं। ठीक है, तो 0101, इसके अलावा मशीन और कुछ समझता नहीं। तो ये जो मशीन, हाँ आज के मॉडर्न मशीन जो हैं मशीन कोड थोड़े से एडवांस हो गए हैं, उसमें कुछ हेक्सा डेसिमल कैरेक्टर्स भी ऐड कर दिए जाते हैं बाइनरी के साथ, तो वो मिक्सअप होता है। बट अगर आपसे इन जनरल सेंस बात की जाए बाइनरी लैंग्वेजेस की, तो आप यही समझना बाइनरी मीन्स 0101। तो मैं ये बता रहा था कि लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो मशीन कोड होते हैं और वो डायरेक्टली कंप्यूटर उनको रीड करता है, उनको समझता है। तो दीज आर एग्जीक्यूटेबल बाइनरी कोड प्रोड्यूस्ड ईदर बाय ए कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ठीक है, तो अब डायरेक्ट यहाँ हम कोड लिखते हैं एंड वी प्रोवाइड दैट टू द मशीन। इसको समझने के लिए आपको इस लैंग्वेज में अगर आपको एकदम फंडामेंटल रूप पे जाना है तो आपको ना हार्डवेयर प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, मतलब हार्डवेयर यू कहो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। दैट इज अ डिफरेंट केस, वो आपका अगर आप चाहो तो इंजीनियरिंग में आगे जाके कर सकते हो। ठीक है, फिर टाइम चेंज हुआ, 70s का दौर आया, तब तक असेंबली लैंग्वेजेस आ चुकी थी जो कि कोबोल वगैरह थी। ये बेसिकली कमांड बेस्ड लैंग्वेज होती थी, इसमें एक कोड होता था, हर कोड का एक अपना मतलब होता था। सपोज करो मैंने कहा ऐड 2,3, तो ये जब हम मशीन को पास करते थे, या ये यूं कहो एक असेंबलर नाम का सॉफ्टवेयर होता था, जब उसको पास करते थे तो वहां असेंबलर इंटरप्रेट कर लेता था कि वी आर आस्क्ड टू ऐड दीज नंबर्स, राइट। सो देखो यहाँ पे ऐसे कुछ कोड्स हैं, LDA 181, ऐड 93, स्टो 185। ठीक है, तो ये एक तरह के असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए कोड्स हैं। एक असेंबलर नाम का प्रोग्राम होता था। ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी बदल जाती थी। जैसे ये सपोज करो आपका यहाँ पे ये आपका मशीन है, ये आपने असेंबली लैंग्वेज में कुछ कोड लिखा। ठीक है, एक असेंबलर नाम का प्रोग्राम होता था, असेंबलर नाम का, ये इनपुट लेता था और आपके असेंबली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करके फिर आगे मशीन को फॉरवर्ड कर देता था। तो यहाँ पे एक बीच में एक इंटरफेस आ जाता था जो आपके असेंबली लैंग्वेजेस के कोड को कन्वर्ट करता था। तो बेसिकली असेंबली लैंग्वेज आर ट्रांसलेटेड यूजिंग असेंबलर। ओके, तो अब और टाइम बढ़ा, फिर हमारा सबसे पहले आया C लैंग्वेज, फिर C++, फिर जावा, पाइथन। आज के टाइम में सब लोग पाइथन से कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब हाई लेवल लैंग्वेज होते थे। हाई लेवल मतलब अगर हम लो से हाई की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा ह्यूमन इंटरप्रेट जो किया जाता है, मतलब किया जा सकता है आसानी से, वो हाई लेवल लैंग्वेजेस को किया जा सकता था। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एक हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है, तो
ये आपको भले ही ना समझ में आ रहा हो कि इसका मतलब क्या है, बट यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा लोगे कि यहाँ सैलरी कैलकुलेट की जा रही है पे रेट और आवर्स को मल्टीप्लाई करके। तो हाई लेवल लैंग्वेज आर ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, मतलब इसमें सब कुछ ऐसा लिखा होता है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, ठीक है, और यू ऑल नो इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसमें कोड करना ज़्यादा आसान होता है। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर होता है, इसमें मल्टी लेयर में सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, और यूँ कहो तो इसमें मल्टी लेयर सॉफ्टवेयर होते हैं और आर्किटेक्चर की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको आर्किटेक्चर का पता ना हो तो भी आप हाई लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग कर सकते हो, सीख सकते हो, बट लो लेवल में ऐसा केस नहीं होता था। यहाँ आप कुछ ऐसा समझ लो कि ये आपकी अगर मशीन है और आपने यहाँ पे सोर्स कोड लिख दिया है हाई लेवल लैंग्वेज में, तो ये बीच में कई तरह के सॉफ्टवेयर से होके गुजरता है टू फाइनली रीच द मशीन। हो सकता हो आपका लैंग्वेज कंपाइलर और इंटरप्रेटर बेस्ड हो, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर होंगे जो कि आगे से फॉरवर्ड करते जाएंगे, फिर ये मशीन कोड में फाइनली कन्वर्ट होगा। अगर आपका लैंग्वेज सिर्फ इंटरप्रेटर बेस्ड है, ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है मल्टी लेयर में कन्वर्ट किए जाते हैं, तब वो जाके मशीन तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस में। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। प्रोग्रामिंग पैराडिग्म क्या है, अब हम ये बात करेंगे। प्रोग्रामिंग पैराडिग्म बेसिकली मेथडोलॉजीज होती हैं कि हम किन किन तरीकों से किसी प्रॉब्लम को कंप्यूटर साइंस में सॉल्व करते हैं। तो बहुत से अप्रोचेस हैं, उन अप्रोचेस को लेके हमने कुछ मेथडोलॉजीज डेवलप करी। उन मेथडोलॉजीज का नाम जैसे कि ये होता है प्रोसीजरल अप्रोच एक होती है प्रॉब्लम सॉल्व करने की, एक फंक्शनल अप्रोच होती है, मॉड्यूलर अप्रोच होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच होती है जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शुरुआत से प्रोसीजरल अप्रोच की। अब जैसे नाम ही कह रहा है कि ये प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कुछ आउटपुट देता होगा, मतलब यहाँ किसी तरह का प्रोसीजर इन्वॉल्व होगा। इस तरह के प्रॉब्लम, मतलब इस तरह की टेक्निक को जब हम यूज करेंगे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो कुछ प्रोसीजरल चीजें इन्वॉल्व होंगी। यहाँ पे जैसे डेफिनेशन भी कह रहा है कि फॉलोज ए प्रोसीजर टू एग्जीक्यूट ए टेस्ट, ठीक है, या ये भी कह सकते हो एग्जीक्यूट ए सोल्यूशन, ठीक है, ओके। सो अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। ये सब आप सभी के घरों में होता होगा, आप सभी के घरों में मेहमान आते होंगे, राइट। हालांकि वो थोड़ा बोरिंग होता है, उससे मेहमान से जब मैं बोल रहा हूँ तो आपकी कई यादें ताज़ा हो गई होंगी। लाइक मम्मी बोल देती होंगी चाय बनाओ, क्योंकि ये अंकल आए, मौसी आई, आंटी आई, तो दीज आर द प्रॉब्लम्स यू फेस। तो आप क्या करते हो कि आपको सपोज करो चाय बनाने नहीं आता है, एंड वॉट यू डू कि आपकी मदर ने कहा अच्छा तुम्हें नहीं आता है, लेट मी, और आप एक स्मार्ट क्रीचर हो, मतलब स्मार्ट ह्यूमन बीइंग हो, और आपने रोबोट्स वगैरह बना रखे घर पे। तो मम्मी क्या करती है आपको बता दी, देखो चाय ऐसे बनता है कि एक बाउल लो 50 ml का, उसमें 40 ml पानी डालो, 10 ग्राम शुगर डालो, एक टी बैग डालो शुगर का, ठीक है, और गैस पे रख दो और तब तक इसको बॉयल करो जब तक, मतलब इसको तब तक गैस ऑन रखो जब तक ये बॉयल ना हो जाए, राइट। तो ये आपको मम्मी ने एक सूडो कोड बता दिया, एक प्रोसीजरल अप्रोच दे दिया, ठीक है। इसको क्या किया, अब आप एक स्मार्ट ह्यूमन बीइंग हो, आपने क्या करा, इसको आपने रोबोट में फ्यूज कर दिया, मतलब इस एल्गोरिथम को आपने कंप्यूटर प्रोग्राम में कन्वर्ट किया और आपने रोबोट में डाल दिया। तो पहले दिन समझ लो मौसा जी आए, तो मौसा जी को चाय देनी है, तो चाय देने के लिए आपने रोबोट से कहा, उसने इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया और उसने चाय सर्व कर दिया, ठीक है। मौसा जी बहुत खुश हुए। बट हमारी दुनिया इतनी सिंपल तो है नहीं, दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, मतलब हमारे वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतने सिंपल है नहीं। अगले दिन क्या होता है कि अचानक से आपकी मौसी आ जाती हैं विथ 3-4 मोर गेस्ट्स, राइट। तो अब क्या होता है, अब आपने इस रोबोट को सेम इंस्ट्रक्शन पास किया, तो क्या हुआ कि ये चाय जो प्रोड्यूस हुई वो 40 ml ही प्रोड्यूस हुई। एक प्रॉब्लम ये हुई। दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि उन एक जो आंटी थी उनको शुगर नहीं पसंद था। तीसरी प्रॉब्लम ये हुई कि एक आंटी को कड़क चाय पसंद थी, मतलब अदरक डाल के, जैसा होता नहीं, हमारी डिमांड्स बढ़ती जाती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स बहुत जटिल हैं। क्यों जटिल है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्रीचर, मतलब एक ह्यूमन जो है कि इन्फिनिट डिमांड्स हो सकते हैं, ठीक है, इन्फिनिट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, बिहेवियर हो सकते हैं, अब उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें सर्व करनी है। तो यहाँ पे प्रोसीजरल अप्रोच फेल हो गया। क्यों, क्योंकि अब भाई 50 ml का बॉवल नहीं चाहिए, बॉवल साइज जो है अब बढ़ाना पड़ेगा। रोबोट ने 50 ml का ही ले लिया था, फिर तो ये जब इफेक्टेड हुआ तो ये भी स्टेप इफेक्टेड होगा, ये भी स्टेप इफेक्टेड होगा।
ठीक है। अब किसी को शुगर ज़्यादा चाहिए तो ये स्टेप इफेक्टेड होगा। कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम हमारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम थी वो इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई, ठीक है, यहाँ पे कि प्रोसीजरल अप्रोच उसको हैंडल करने के लायक रह नहीं गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका सोचने का तरीका, ये जो प्रोसीजरल अप्रोच है वो फेल कर गया। तो कुछ और चीजें जान लेते हैं प्रोसीजरल के बारे में कि ये डिजाइन होता है एक्शन एंड लॉजिक के अराउंड, और व्हाट और हाउ में कोई सेपरेशन नहीं था। मतलब क्या बना रहे हो आप और कैसे बना रहे हो, ये मिक्स्ड होते थे फंक्शन में या प्रोसीजर में कह लो, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस में मिक्स्ड हो जाते थे, ठीक है। मैं एक्शन भी बोल रहा हूं तो इसका मतलब इंस्ट्रक्शनल है, ठीक चीजें। तो जो व्हाट है मतलब हम चाय बना रहे हैं, एंड हाउ कैसे बना रहे हैं, ये दोनों मिक्स हो जाते थे इंस्ट्रक्ट, क्योंकि ये देखिए यहाँ आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक है, ये सारी सब कुछ मिक्स्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि नो सेपरेशन बिटवीन व्हाट एंड हाउ, ठीक है, और ए सीरीज ऑफ लॉजिकल प्रोसीजर प्रोसेस एंड पास ऑन द डेटा टू प्रोड्यूस आउटपुट। मतलब एक सीरीज में सीक्वेंशियली चीजें एग्जीक्यूट होती थी आउटपुट जनरेट करने के लिए। तो यहां पे देखो प्रॉब्लम यही हुई कि अगर हमारी रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग डिमांड चेंज होगी, ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोसीजरल अप्रोच है वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं है, वो उतना स्ट्रांग नहीं है कि हमें यूजर को डिजायर्ड आउटपुट दे पाए। दैट्स व्हाई प्रोसीजरल अप्रोच फेल्ड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो आवर नेक्स्ट कांसेप्ट इज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। सो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या है, अब उसको देखते हैं। Breaking the whole system into modules. Modular programming is all about breaking the whole system into modules. मतलब एक आपका कोई सिस्टम है, सॉफ्टवेयर सिस्टम है, उसको छोटे छोटे सिस्टम में डिवाइड कर देना, या यूं कहें कि किसी प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देना, दैट इज द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ठीक है। किसी सिस्टम को सब सिस्टम्स में डिवाइड कर देना। एक म्यूजिक सिस्टम का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप, ये आपका एक म्यूजिक सिस्टम है जो आपका यहाँ बेस है और ये आपके दो स्पीकर्स कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर हम मान लें 0 1 2 तीन मॉड्यूल्स हैं एक साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तब जाके हमारा म्यूजिक प्ले हो रहा है, राइट। तो दिस इज हाउ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग वर्क्स। हमारा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो इसको ज़्यादा नहीं समझेंगे। बस एक चीज़ और समझेंगे कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को हम जावा में क्या इंप्लीमेंट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, एक कंसेप्ट के थ्रू जिसको हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ पैकेजेस, ठीक है। पैकेजेस के फॉर्म में जावा में ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट होती है। अब आप पूछोगे यार जावा तो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो यहाँ मॉड्यूलर क्या काम कर रहा है? तो क्या कुछ और भी अप्रोचेस होते हैं जो मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अडॉप्ट करता है अपार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स? यस, अडॉप्ट करता है। जो भी प्रीवियस जनरेशन के कुछ अच्छे कंसेप्ट्स होते हैं वो हम आने वाले जो लैंग्वेजेस, जो फ्यूचर की लैंग्वेजेस होती हैं या आज की लैंग्वेजेस जो हैं, उन जो प्रीवियस लैंग्वेजेस हैं उनके जो बेस्ट कंसेप्ट्स हैं वो हम आज किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर यूज़ करते हैं, राइट, उनको छोड़ नहीं देते हैं। तो ऑफ कोर्स वी यूज़ मॉड्यूलर कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इन जावा बाय द कंसेप्ट ऑफ पैकेजेस, ठीक है। इसी को हम डेटा हाइडिंग प्रिंसिपल भी करते हैं। बेसिकली पैकेजेस आर द फोल्डर्स, राइट, पैकेजेस फोल्डर्स होते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे कैसे ये सारी चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। अब देखो फंक्शनल अप्रोच की बात कर लो ये, या फिर मॉड्यूलर अप्रोच की, या फिर प्रोसीजरल, तो क्या इनके कुछ हिस्से क्या हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मिलते होंगे? ऑफ कोर्स मिलते होंगे, ठीक है। जैसे जो हमारी प्रीवियस कोई टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, और आज की जो टेक्नोलॉजी होती है, जो बेस्ट चीज़ें होती हैं वो हम अडॉप्ट कर लेते हैं। सिमिलरली जो ये प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स में डिफरेंट ये जो अप्रोचेस हैं वो प्रीवियस जो बेस्ट क्वालिटीज़ होती है, जो बेस्ट होता है पहले की मेथोडोलॉजीज में, वो आने वाली मेथोडोलॉजीज उसका कुछ हिस्सा जरूर अडॉप्ट कर लेती हैं डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है। तो यस, वी डू यूज फंक्शनल अप्रोच, वी डू यूज मॉड्यूलर अप्रोच इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कहने का मतलब है उनके कई कुछ अवशेष जरूर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अवेलेबल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसका लिमिटेशन क्या होता है कि सपोज करो ये सारे ढेर सारे मॉड्यूल हैं एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के, ठीक है, और इनके बीच डेटा का कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से ये बाइंडेड है आपस में, मतलब इनके बीच कुछ कपलिंग वगैरह हो रखी है, मतलब ये आपस में कनेक्टेड है। जब मैं कह रहा हूँ बाइंडेड है तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि इनके बीच में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये क्या हो जाता है कि डेटा स्टोरेज इज समटाइम्स वेरी क्रिटिकल बिकॉज मेनी मॉड्यूल एक्सेस द सेम डेटा, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ढेर सारे मॉड्यूल एक ही मॉड्यूल पे एक ही टाइम पे प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है स्टोरेज, ठीक है।
और कभी कभी क्या होता है, कॉम्प्लेक्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर मॉड्यूल्स, अगर आपका सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा हो, ठीक है। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ इट। और इसके बेनिफिट तो आप समझ ही रहे होगे। बेनिफिट आप म्यूजिक सिस्टम वाले एग्जांपल से ही समझ लो कि सपोज करो ये आपका म्यूजिक सिस्टम है, अगर ये वाला स्पीकर काम करना बंद कर दे, ठीक है, तो जब आपको सॉल्व करना होगा, मतलब इसकी फंक्शनैलिटीज को करेक्ट करना होगा, तो आपको पता होगा कि प्रॉब्लम यहीं पे है क्योंकि इस वाले से आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। तो आप इनको चेक नहीं करोगे, आप चेकिंग इसकी करोगे और सोल्यूशन इसका निकालोगे। मतलब मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का बेनिफिट, वन ऑफ द बेनिफिट ये है कि आपको पता होता है कि प्रॉब्लम आ कहां से रही है। मतलब आपको पूरा कोड या पूरा मॉड्यूल डीबग करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा कि किस मॉड्यूल में फ्लॉ है। तो ये फ्लॉ डिटेक्ट करना आसान होता है। पूरे सॉफ्टवेयर में आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको कौन से मॉड्यूल से समस्या आ रही है वो आसानी से समझ में आ जाता है। तो एक ये आपका बेनिफिट हो गया, ठीक है। सो अभी हमने थोड़ा मॉड्यूलर अप्रोच पढ़ा। अब नाउ द टाइम इज, नाउ लेट्स टेक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। अब जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की हमने डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ रखी है कि इट इज डिजाइंड अराउंड कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास, राइट। ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स की कंसेप्ट पे डिजाइंड होते हैं और इसमें हाउ एंड व्हाट जो होता है सेपरेटेड होता है। जैसे मैंने बताया था प्रोसीजरल अप्रोच में क्या होता है कि व्हाट एंड हाउ इज गेट मिक्स्ड, ठीक है। व्हाट पार्ट और हाउ पार्ट मिक्स हो जाता है, ठीक है, प्रोसीजर में, है ना। बट यहाँ पे हम सिंपली अलग कर पाते हैं व्हाट एंड हाउ को। इसकी मॉडलिंग इस तरीके से होती है कि व्हाट एंड हाउ आराम से सेपरेटेड हो जाते हैं। ये कैसे हो जाते हैं ये हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। और इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। जैसा हमने पूरा प्रोसीजरल वाला देखा था, तो प्रोसीजरल वाला में एक डिमेरिट थी कि वो ज़्यादा रीयूजेबल नहीं था, रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं था, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, ज़्यादा मॉडिफाइबल नहीं था। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कुछ ये प्रॉपर्टीज हैं, कुछ ये फीचर्स हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होती हैं, दैट इज उनके जो होते हैं ये कोड मॉडिफाइबल हो जाते हैं, रीयूजेबल हो जाते हैं, एक्सटेंसिबल हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर को आप एक्सटेंड करते हो, बड़ी स्ट्रॉन्ग कोडिंग होती है, मतलब एक बड़ा इसकी जो मॉडलिंग होती है बड़ी प्रॉपरली होती है, और जो मेथोडोलॉजी होती है बहुत स्ट्रॉन्ग मेथोडोलॉजी मानी जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कोड जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं घटने बढ़ने के लिए, इंट्यूटिव होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंट्यूटिव होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। कहने का मतलब है कि एक हम मॉडलिंग को एक इंट्यूशन से इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज है कि प्रोसीजरल में फंक्शन के बीच में डेटा कम्युनिकेशन होता था, यहां पे ऑब्जेक्ट्स के बीच में डेटा कम्युनिकेशन होता है। दो ऑब्जेक्ट्स डेटा कम्युनिकेट करते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, ये डेवलप ही ऐसे करी गई है कि आपका रियल वर्ल्ड को देखकर करी गई है। और यहाँ पे क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट यूज किया गया है। हर चीज को दो हिस्सों में बांट दिया गया है क्लास और ऑब्जेक्ट के। क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट उसका फिजिकल एक फॉर्म है, ठीक है। ऑब्जेक्ट उसका एक फिजिकल फॉर्म है। और हमेशा कम्युनिकेशन जो होता है वो फिजिकल, मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है। मतलब यूं कहो कि आप ये कह लो कि ऑब्जेक्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है, मैसेज पासिंग हमेशा ऑब्जेक्ट्स के बीच में होती है। और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये कम्युनिकेशन, जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं इस प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी में, ये जो ऑब्जेक्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर हैं इन्हीं का यूज करके सॉल्व कर रहे होते हैं। और कम्युनिकेशन जो होता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स का यूज करके होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, आपको एक छोटी सी मॉडलिंग के थ्रू समझाता हूं। जैसे देखो ये आपका मॉडल है, ये रियलिटी है, राइट। ये मॉडल है, ये रियलिटी है, ठीक है। मॉडल का मतलब हमने एक कंसेप्ट बना लिया, सबसे पहले क्लास का कंसेप्ट बना लिया कि एक ह्यूमन क्लास है, ठीक है। ये सर्कल्स जो है वो एक यूनिवर्स है समझ लो, जो अलग अलग क्लासेस को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये ह्यूमन यूनिवर्स है, ये कार यूनिवर्स है, या यूं कहो क्लास यूनिवर्स विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। ये कंप्यूटर क्लास है और ये टेलीफोन क्लास है और ये उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। ये ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसका नाम मैरी है। ये सपोज करो कोई कार BMW की कोई मॉडल होगी, ठीक है। ये एप्पल का वो कंप्यूटर जो स्टीव जॉब्स ने पहले बनाया था, जो सपोज करो पहला वर्जन का रहा होगा, ठीक है। ये आपके घर का टेलीफोन है, ये इसकी फिजिकल फॉर्म्स हैं, मतलब ये कह सकते हो इसका रियल एग्जिस्टेंस है बेस्ड ऑन दिस, ठीक है, बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन दैट वी हैव क्रिएटेड। तो हमने यहाँ मॉडलिंग कर रखी है और उस मॉडलिंग के थ्रू, उस मॉडलिंग में एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन क्लास में सारे ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। अब देखो जो कार है दैट इज द BMW, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर क्या होंगे, इनका कलर, हाइट, वेट,
ठीक है, ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर हो सकते हैं। तो सपोज करो इसका जो एक ड्राइव एक बिहेवियर है, ठीक है, ड्राइव, ठीक है, और ये ह्यूमन क्लास की मैरी ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या कर रही है, इस क्लास कार क्लास के इस ऑब्जेक्ट के एक बिहेवियर को एक्सेस कर रही है, मतलब ये ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। मैरी जो है कंप्यूटर चला रही है, शी इज ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, प्रोसेसिंग द कंप्यूटर, गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। ये सारे क्या है, इसके बिहेवियर्स हैं। तो इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। तो दिस इज हाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्क्स। सपोज करो ये टेलीफोन एक ऑब्जेक्ट है और एक मैरी एक ऑब्जेक्ट है। मैरी जो है इसके कॉल फीचर को एक्सेस कर रही है, ये ऑब्जेक्ट इसके किसी बिहेवियर को एक्सेस कर रहा है, राइट। उसी तरह ये मैरी जो है ड्राइव फीचर को एक्सेस कर रही है। मैरी हैज द कैपेबिलिटी बिकॉज शी इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन क्लास। और ये BMW की मॉडल है, इसका एक बिहेवियर है ड्राइव, ठीक है, टू ड्राइव। तो मैरी इज ड्राइविंग द कार। सो व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स कि मैरी जो है इसके बिहेवियर को एक्सेस कर रही है, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट। तो इसी तरह से ये काम करता है। प्रोसीजरल में हमारा क्या होता था, लेट मी एक्सपैंड दिस। प्रोसीजरल में क्या होता था कि एक सेट ऑफ प्रोसीजर फॉलो होता था, मतलब सीक्वेंशियली, ठीक है, सेट ऑफ प्रोसीजरल फॉलो होता था और आपको डिजायर्ड आउटपुट मिलता था। यहाँ ऑब्जेक्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, यूजिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। आई होप आपको थोड़ा क्लैरिटी आ गई होगी इस पे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, इनको देख के आप थोड़ा सा मॉडलिंग करने की कोशिश करो। अब जैसे देखो ये कैलकुलेटर क्लास का कोई ऑब्जेक्ट है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, मेमोरी, ठीक है, मेमोरी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये इसके कुछ बिहेवियर्स हैं, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनवर्स, ठीक है। ये मोबाइल है, इसकी भी मेमोरी है और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। बिहेवियर इसका क्या है, कॉल, SMS, ब्राउज इंटरनेट, चैट एंड वीडियो कॉल, ये इसके बिहेवियर्स है, ठीक है। इन्हीं बिहेवियर्स को हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेथड कहते हैं। ये कार है, कलर, वेट, मॉडल, नंबर, ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। इसका बिहेवियर क्या हो सकता है, जिसको हम मेथड्स कह सकते हैं, ड्राइव, लाइट, वाइपर, म्यूजिक, एयर कंडीशनर, ठीक है, ये सारे कार के बिहेवियर्स हो सकते हैं। अब सपोज करो मैं ह्यूमन क्लास का कोई ऑब्जेक्ट हूँ शुभम, और इस कार क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा हूँ, इसकी AC एक्सेस करना है, तो मैंने बटन दबाया, AC ऑन हो गई। तो मैंने क्या किया, मैं ह्यूमन क्लास का वो ऑब्जेक्ट हूँ जो इसको कार क्लास के किसी बिहेवियर को कॉल कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट के किसी बिहेवियर को कॉल कर रहा है। सो दिस इज हाउ इट ऑल वर्क्स, राइट। सो अब आगे बढ़ते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अब हम वहीं से शुरू करेंगे जहां हमारी प्रॉब्लम अटकी हुई थी। तो एक प्रॉब्लम थी जो हम शुरू में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे प्रोसीजरल अप्रोच से, जो फेल हो जा रही थी क्योंकि हमारा डिमांड जो है वो चेंज हो जा रहा था। तो अब हम उसी प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से मॉडल करेंगे। तो सबसे पहले हाउ क्रिएट करेंगे। हाउ क्रिएट करने के लिए हम ब्रेन में मॉडलिंग करेंगे कि हम कितनी क्लासेस जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ ऐसा ही जैसे एक फिल्म डायरेक्टर होता है, उसको तो कहानी पता होती है ना, पूरी मूवी चलेगी कैसे, कैसे सीन्स कैसे डिजाइन होंगे, मतलब पूरी स्टोरी और सबके रोल सब कुछ पता होता है। तो वो सबसे पहले मॉडलिंग करता है ब्रेन में स्क्रिप्ट की, और फिर उसको पर्दे पे उतारता है, मतलब कैमरे में शूट करता है। तो सबसे पहले मॉडलिंग कर लेते हैं, ये टी क्लास एक बना लेते हैं जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, वाटर, शुगर, टी बैग, और जिसके कुछ बिहेवियर्स हो सकते हैं। ये बिहेवियर ये मेथड का नाम है और ये इनपुट पैरामीटर है जो हम मेथड को पास कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा पहला क्लास क्रिएट हो गया। ये हमारा दूसरा क्लास है, टी कंटेनर क्लास। हम सपोज कर लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल टी कंटेनर है, ठीक है। तो इस क्लास को क्रिएट किया हमने, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, इन्फिनिट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर हो सकते हैं। जैसी हमारी डिमांड आएगी उसी तरह कोड हम बदलते जाएंगे। बिहेवियर जो है इसका सेट टी, ऐड इंटीग्रेंट्स, बॉयल, ग्रीन टी, गेट टी, ऐसे कर सकते हैं। अब हम एक और बिहेवियर क्रिएट कर ले रहे हैं, दैट इज सेट बॉल साइज, क्योंकि हमारी वहां बॉल साइज चेंज हो रही थी, क्योंकि जब
वहाँ मौसा जी 4 गेस्ट को लेके आ जा रहे थे, तो हमारा वो अप्रोच फेल हो जा रहा था। तो यहाँ हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया जो बताएगा कि बाउल साइज क्या सेट करना है, मतलब जो सेट करने में हेल्प करेगा। तो ये हमने मॉडलिंग कर ली, ठीक है। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे। तो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टी कंटेनर क्लास का, यानी इस क्लास का, जिसका हम नाम रख लेते हैं ए। तो अभी तक मॉडलिंग हो रही थी, अब रियलिटी में काम होगा, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गया, तो अब डिमांड ऐसी आई कि मौसा जी 4 फ्रेंड्स को लेके आ रहे हैं, मतलब बॉल साइज 1 लीटर का होना चाहिए, कैटल। तो ये हमने पास कर दिया 1 लीटर की रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से साइज सेट हो गया। फिर हम ऐड इंटीग्रेंट मेथड को कॉल करेंगे यूजिंग द सेम ऑब्जेक्ट। सेम ऑब्जेक्ट कॉल करेगा इसको। तो पहला टाइप हमने वाटर डालना है, तो टाइप हमने बता दिया वाटर और क्वांटिटी बता दिया 500 ml, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉल इंटीग्रेंट्स। हमने अगेन कॉल किया सेम फंक्शन को, इस ऑब्जेक्ट में अगेन सेम फंक्शन को कॉल किया, और इस बार टाइप जो है हमारा वो टी बैग है। टाइप इस बार टी बैग है, और क्वांटिटी 4 लोग लेके आ रहे हैं, तो इट विल बी 4। नेक्स्ट इज हमने सेम अगेन ये ऑब्जेक्ट ने कॉल किया अगेन इसी फंक्शन को, और इस बार शुगर है। हमने शुगर की क्वांटिटी बता दी कितनी पड़ेगी, जो भी है 50 ग्राम, ओके। तो टाइप बता दिया, क्वांटिटी बता दिया। तो ए ऑब्जेक्ट ने इन टी कंटेनर क्लास के इन तीनों बिहेवियर्स को कॉल किया। अब फिर हम अभी इलेक्ट्रिक है तो बॉयल का भी फंक्शन इसमें होगा, तो अगेन बॉयल को कॉल किया, और गेट टी में क्वांटिटी बता दी कि 4 कप निकालो, 4 कप्स जनरेट करो। तो ये देखिए ये कितना फ्लेक्सिबल अप्रोच है, मतलब ये बेसिकली एक सोर्स कोड नहीं है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, ये एल्गोरिथमिक थिंकिंग है, एक तरह का सॉल्यूशन है जो जनरेट किया गया है। अब अगर आपकी डिमांड बीच में बदल जाती है कि नहीं 4 तो आने वाले थे बट आए 3 गेस्ट ही, तो यहां जब आप कॉल गेट टी करो, एक ए ऑब्जेक्ट जब अगेन गेट टी को कॉल करेगा, तो यहां पे क्वांटिटी 3 पास कर दो, मतलब अब 3 कप चाय ही निकाली जाएंगी। अगर आपको लगता है कुछ और अदरक वाली डिमांड आ गई, तो एक के साथ आप इसमें अगेन ये कॉल कर दो गेट इंटीग्रेंट्स, इस बार टाइप में अदरक डाल दो, क्वांटिटी जो भी आपको बतानी है। तो ये कितना फ्लेक्सिबल है, जैसे जैसे डिमांड बदल रही है ये उस डिमांड को अडॉप्ट भी कर ले रहा है। मतलब कोड इस तरह से हम डिजाइन कर दे रहे हैं, मतलब हम कोड को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, कितने भी फंक्शंस हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ऑलराइट, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से सॉल्व करने का एक तरीका हो गया। इसमें देखो ये व्हाट पार्ट है, हम क्या बना रहे हैं, तो ये हाउ पार्ट है। हाउ बेसिकली हमारी मॉडलिंग पे डिपेंड करता है, जो क्लासेस हम क्रिएट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर जो डिफाइन करते हैं। व्हाट इज ऑल अबाउट क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कॉलिंग ऑफ फंक्शंस। आगे बढ़ते हैं। So we have another example, that is procedural approach. Okay, we have another example. We have a box and we'll have to find the volume of that box. So while using the procedural approach, this is how it will be done कि आपने लेंथ, ब्रेथ, हाइट ले लिया और कैलकुलेट करके प्रिंट कर दिया। बट सपोज करो इन्फिनिट बॉक्सेस हैं या 10 बॉक्स हैं, सबके साइज अलग हैं, ठीक है, तो क्या करोगे? तो सबसे पहले मॉडलिंग करोगे, एक बॉक्स क्लास क्रिएट करोगे जिसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करोगे, फिर बिहेवियर्स बताओगे, ठीक है। तो ये आपने बिहेवियर्स बता दिए। अब रिटर्न वॉल्यूम का क्या मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा होगा उसको ये रिटर्न करेगा वैल्यू कैलकुलेट करके, और ये इनपुट पैरामीटर लेंथ विद हाइट, बिना इसके कैसे कैलकुलेट करेगा ये। तो ये हाउ पार्ट हो गया, आपने मॉडलिंग कर ली। अब आपका व्हाट पार्ट है। व्हाट पार्ट में सबसे पहले V1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अगर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं तो V1 V2 2 क्रिएट कर लो, और V1 वाला कॉल कर लेगा गेट वॉल्यूम को, फिर V2 वाला कॉल कर लेगा गेट वॉल्यूम को। दोनों के साइज अलग हैं, तो एक बार आपने सपोज करो साइज इसका है 5, 6 और 7, और जो इसका एक दूसरा ऑब्जेक्ट है
इसका 4 2 3 ऐसा कुछ है। तो ये सपोज करो ये V1 है और ये V2 है, तो ये V2 वाला भी अब इसको कॉल कर लेगा विथ पासिंग दीज पैरामीटर, मतलब 4 2 3 4 2 3 ऐसा कुछ पास कर दिया। और जब V1 कॉल करेगा तो इसको 5 6 एंड जो भी ये वैल्यू है 5 6 सपोज करो ये 7 है, 5 6 और 7। तो V1 V2 ने सेम मेथड को कॉल किया, क्लास आपकी बॉक्स है और उसका बिहेवियर गेट वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम के साथ सपोज करो एक डिमांड बदल जाती है कि पहले तो हमने एल्गोरिथम बनाया था वॉल्यूम निकालने के लिए, अब कोई आपका क्लाइंट है, कोई कस्टमर अब कह रहा है सरफेस एरिया भी निकालना है हमें, तो एक और हम क्रिएट कर देंगे गेट सरफेस एरिया नाम का बिहेवियर सेम क्लास से, और उसके अंदर जो भी पैरामीटर पास करते हैं सरफेस एरिया के लिए लेंथ विथ हाइट वो दे देंगे। अब V1 का सरफेस एरिया निकालना है तो V1 जो है गेट सरफेस एरिया को कॉल कर लेगा। V2 का निकालना है तो अब जितने भी बॉक्सेस हैं उतने मेथड्स आप बना लो, मतलब उतने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लो, सॉरी जितने बॉक्सेस हैं उतने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लो। तो ये कितना फ्लेक्सिबल है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर ले रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। सबसे पहले ये हाउ पार्ट, सबसे पहले हम मॉडलिंग करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं और उस क्लास में कि उस ऑब्जेक्ट के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर हमारी रिक्वायरमेंट में है उनको हम क्रिएट कर लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट बना के यूज करते जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट के बीच में कम्युनिकेशन होता है, राइट। ऑब्जेक्ट एक्सेस करते हैं मेथड्स को। तो प्रोसीजरल वाला अप्रोच था जो फंक्शनल था, वहां पे एक्शन ओरिएंटेड था, हाउ एंड व्हाट मिक्स्ड था, यहां पे सेपरेटेड है। तो ये भी एक अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, और ये जो आप देख रहे हो एक तरह का एल्गोरिथम है, एक तरह का एल्गोरिथम है, इट इज नॉट ए कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, बाकी चीजें हम कोड में सीखेंगे। अब जैसे मैंने हर चीज की लिमिटेशन बताई तो इसकी भी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस ये हैं कि इसका, अब जैसा कि ये क्या होता है, कई तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, आप जानते हो, ये आपका सोर्स कोड है, ये कंपाइलर है, ये इंटरप्रेटर है, ये आपका मशीन है। तो बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स से कोड गुजरता है, फिर मशीन तक पहुंचता है, फिर आउटपुट जो है यूजर को मिलता है। तो ये क्या होता है ना, ढेर सारे सॉफ्टवेयर बीच में आ जाते हैं, इसीलिए इसका एग्जीक्यूशन टाइम थोड़ा स्लो हो जाता है। मल्टीपल सॉफ्टवेयर मल्टीपल लेवल पे कन्वर्जन हो रहा है, और स्पेस भी इसमें ज्यादा कंज्यूम होता है, तो स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाई होती है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज रिटिंग स्पीड एग्जीक्यूशन इज क्रिटिकल एंड मेमोरी कॉन्स्टेंट्स आर वेरी हाई। तो ये लिमिटेशंस हैं। तो आज के सेशन में हमने थोड़ा बहुत प्रोसीजरल अप्रोच को समझा, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच को समझा, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को, ठीक है। आई होप अब आप एक ऐसा एल्गोरिथम डिजाइन करो कि जो घर में जितने भी मेहमान आ रहे हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, जो भी उनकी डिमांड है उसके हिसाब से सॉल्यूशन जनरेट कर पाए। होपफुली आप करोगे। एक ऐसा सोर्स कोड लिखो, प्रोग्राम लिखो। तो आज के सेशन के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय, टेक केयर।